हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 26। ये चैप्टर जो है कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है कई मानने में कई क्लासों के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो 10वीं क्लास के हो, 11वीं हो, 12वीं हो। ठीक है, अगर उनके सिलेबस में ये कंजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स है तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको पता है कि त्रिपान सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए सदैव ही अग्रसर रहा है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में एक्सप्लेन किया जाता है और साथ में आपको डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में होता है, जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, अमृत तुल्य होता है। तो इसी प्रकार जो है आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। तो हियर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट chapter is a conservation and the use of natural resource. The nature provide us with their basic need for the our survive as a food, shelter, clothes, etc. And we use air, water, soil and minerals, coal, petroleum, animals, plant, etc. in our daily life. But do you ever think how to long this requires the materials of nature and will be lost? The growing population, rapidly industrialization and urbanizations have created a heavy demand on the nature resource. This lesson deals with the mean of the conservation of nature resource through the prevention of the resource ever exploitations and sustainable development. After the complete this lesson, you will be able to explain the term of natural resource and the familiarize with their traditionally parasites in the Indian of conservation of nature and describe the reasons for the degradation of natural resource and to get the measure of prevent this and define the biodiversity and describe the need for conserve of biodiversities and the list the various as a endangered species of animal or plant and state that the various environmental law passed to be conserved the nature resource and explain the suitable development and justify its needs and describe the various conventional and well as a non-conventional source of energy. There is the most important to today doing here. तो आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग एवं संरक्षण। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एनआईएस बोर्ड के लिए बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, प्लस 11वीं 12वीं जो सीबीएसई में पढ़ते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे वो 9th के हो, 10th के हो, अगर उनके सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग एवं संरक्षण है तो इसका मतलब जो है ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने होगा। कहते हैं अगर हम देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन की हम यहाँ बात करेंगे। आपको पता है प्राकृतिक संसाधन का अर्थ ही होता है जो नेचर में हमें मुक्त रूप से मिलते हैं, यानी नेचर हमें इसके लिए कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता है कि आप इसको संरक्षण करके रखें जिससे कि आने वाला जो है जनरेशन भी इसका उपयोग कर सके। ऐसे बहुत से चीज़ जो होते हैं जो एक बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बाद उसको इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमें पता है कि प्राकृतिक हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जैसे खाद्य, आश्रय, वस्त्र आदि प्रदान करती है। अगर आप कोई भी चीज़ लो सभी प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है, लेकिन ना जाने मनुष्य इसको क्यों दोहन कर रहा है,
इसको क्यों नष्ट कर रहा है। मुझे पता है अगर ये नष्ट हो जाएगा तो इंसान के अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्लियर बात लिखा गया है कि जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे खाद्य, आश्रय, वस्त्र आदि हमें सब प्राकृतिक से ही प्राप्त होती है। तो फिर लोग जो है, इंसान जो है, इतने अंधे क्यों हो गए हैं। कहते हैं हम दैनिक जीवन में वायु, जल, मृदा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, जंतुओं तथा पादपों आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि कितने समय तक उपयोग के लिए प्राकृतिक से हमें ये पदार्थ मिलते रहेंगे। अब बढ़ती आबादी और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के फलस्वरूप इन सभी पदार्थों की जो मांग है बढ़ती चली जा रही है। यह डर भी बना हुआ है कि यदि हमने इस संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है सामाजिक और मानसिक से प्रयास नहीं किया तो हो सकता है भविष्य में इसकी भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाए। देखिए दोस्तों, ये बात सच्चाई है और इसमें बहुत ही गंभीर बात ये बताई गई है कि अगर हम इसको समझदारी से और इसको संरक्षण ना करें तो आने वाला समय में हो सकता है कि हम भी जो है अपना अस्तित्व खो दें। तो ये बात मैं कई बार बताया भी हूँ आपको कि प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई लोग तो ये भी होते हैं, कहते हैं कि ये फ्री में मिलता है तो फ्री में इसका इस्तेमाल करते रहो, और कई राज्य में तो ये भी हुआ है कि जो भी प्राकृतिक संसाधन से बनते हैं उन चीज़ों को फ्री कर दिया गया है। तो आपको पता है कि फ्री का क्या वैल्यू होता है, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स की व्याख्या करेंगे। देखिए अगर आप ये चैप्टर समझ लोगे ना अच्छे से तो आप लोग क्या कर सकोगे, प्राकृतिक संसाधन के नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी जानोगे, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा भी किया है। कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली भारतीय परंपराओं से परिचित भी होगे और प्राकृतिक संसाधन के अवलंबन यानी हर्ष के कारणों का भी आप पता करोगे और इसके रोकने का उपाय भी यहाँ सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। साथ में जैव विविधताओं के परिभाषित और जैव विविधताओं के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसके विषय में भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। और विविध संकटपन यानी जो इंडेंजरस पादप एवं जीव प्रजातियों की सूचना भी बना पाएंगे जो इंडेंजरस में चले गए हैं। और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न पर्यावरण नियमों की भी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ना है सूटेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की व्याख्या भी करेंगे, जिसका मतलब होता है सतत पोषण विकास, जिसके बारे में हम पूरा ही बातें करेंगे। अब देखते हैं हमारा आज पहला टॉपिक और पहला जो है हमारा क्या है। Our next topic is natural resource. There is a natural resource is the most important here. The term natural resource mean by things that we use from our environment to achieve our objective. And for example, we require bricks, cement, iron, wood, etc. and to construct a building. All these items called resource for the construction of their buildings. A resource can be defined as any natural or artificial substance. The resource means there is any natural and artificial substance, energy or organism and which is used by human beings to the welfare. There is a call to the natural resource or artificial resource. This resource can be two types. The resource has two types. There are natural resource, artificial resource. All that nature has provided such as soil, air, water, mineral, coals, sunshine, sunlight, animal and plant, etc. And they are known as the natural resource. There is a natural resource, and this resource which has been developed by human beings during the growth of civilization are called artificial resource. For example, biogas, thermal electricity, plastic. This is a man-made resource are generally derived from to some others natural resource. For example, plastic from the natural resource of petroleum. So here is a classification of natural resource. The air we breathe and the light we get from our sun are available in the unlimited quantity. But what about coal, forest and petroleum? The stock of this resource are limited and the depleting of day by day. There is a very serious matter here. The coal, forest, petroleum, there is a day by day is depleting. There is a serious problem here. There is a resource. The resource has two types. Is a natural and artificial. Natural resource is a coal and artificial is electricity. There is a natural resource is divided by two types. There are accessible and the inaccessible. There are
X-excitable here a petroleum, and the inexcitable is the solar energy, winds, rainfall, and tide energy. And there is goes back to the renewable resource and non-renewable resource for the X-excitable resource. There is a renewable resource, here is a wind, water, forest, and non-renewable forest. Here is a coal, petroleum, iron, biological species. There is the most important here on this chart. There is the most important inexhaustible resource. The resource which cannot be is exhausted by man is a consumption or is called inexhaustible resource. This include energy source like a solar radiation, wind power, water power, flowing streams, and tides power, and substance like a sand, clay, air, water in ocean, etc. There is a inexhaustible resource. But second is a exhaustible resource. Exhaustible resource here. On the other hand, there are some resources which are available in the limited quantity and are going to be exhausted as a result of continuously use, and this is called to the exhaustible resource. For example, the stock of coal in the earth is a limited, and there one day there will be no more coal available for our use. That is the most important. But next is there is a renewable resource. Some of the exhaustible resources are naturally generated after the consumptions, and they are known as the renewable resource. For forest trees and plants that make a forest may be destroyed, but new ones go in their place. But if the forests are totally cut down to get a land is a construction of building, it's a lost forever. And some other example are fresh water, fertilized soil, and a forest, yarding, wooden and other product, and vegetation, wildlife, etc. That is the most important example here. And the next is a non-renewable resource. There is a non-renewable resource here. The resource which cannot be replaced after use, or is called to the non-resource is a renewable resource. These include minerals, copper, iron, etc. There also is the fossil fuel, means coal, oil, etc. The even wildlife species or rare plant and animal belong to this category. दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारा पहला टॉपिक ही है। कहते हैं संसाधन शब्द का अर्थ कोई भी ऐसा वस्तु अथवा पदार्थ है जिसे हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए हमें जो है भवन निर्माण के लिए ईंटों, सीमेंट, लोहे, लकड़ी आदि की आवश्यकता होती है। ये सभी वस्तुएं भवन निर्माण के संसाधन हैं। देखिए ये सारे संसाधन होते हैं, और संसाधन हमारे लिए जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आसान बनाने के लिए पर्याप्त होता है। कहते हैं संसाधन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि मानव द्वारा अपने हितों में प्रयोग किए जाने वाले कोई भी, चाहे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम पदार्थ हो, ऊर्जा को जीवन संसाधन कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा जीव संसाधन कहलाता है, जो इंसानों को उपयोग के लिए जो बाध्य करता है उसी को ही हम क्या करते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन किसी भी प्रकार का हो सकता है। यहाँ पर संसाधन को दो भागों में विभक्त किया गया है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक कृत्रिम संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती है, और कृत्रिम जो हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपने लिए बनाते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाते हैं। कहते हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी चीज़ें जैसे मृदा हो, वायु, जल हो, खनिज हो, कोयला हो, सूर्य का प्रकाश हो, जीव व पादप आदि प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखो तो जो वायु हो, जल हो, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है अपना साइकिल कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मानव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन संसाधनों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सदैव प्रयोग करते ही रहते हैं। सभ्यता के विकास की अवधि में मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जो थे कुछ कृत्रिम संसाधन थे, उसे हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। यानी मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जो चीज़ों की विकास किया है, जो खुद स्वयं बनाया है, उसे ही हम आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखो, ये तो बायोगैस आएगा, ऊर्जा विद्युत आएगा, प्लास्टिक आएगा, आदि मानव निर्मित संसाधन में आते हैं। ये मानव निर्मित संसाधन प्रायः दूसरे प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और अन्य रासायनिक उत्पाद जो है अंततः
जो है पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंसानों के जीवन को बहुत ही आसान और सुलभ बना देता है। कहते हैं विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, इंसान ने अपने जीवन को आसान से आसान बनाने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जो है किया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण, देखिए प्राकृतिक संसाधन का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। सांस में ली जाने वाली वायु और सूर्य द्वारा प्राप्त प्रकाश की मात्रा असीमित है, लेकिन कोयला, वन तथा पेट्रोलियम की मात्रा सीमित है। इन साधनों की मात्रा दिन पर दिन लगातार कम होती जा रही है। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि अगर हम कोई चीज़ को अगर हद से अधिक उपयोग करें तो वो सदैव ही नष्ट हो जाता है, और ये बात इंसान शायद कभी नहीं समझ सकता है और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इवन कि आप भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपको जो होता है हर समय अपने कार्य में अग्रसर रहना चाहिए। पढ़ाई के लिए सदैव समय निकालने की जरूरत पड़ती है, कोई भी बात होती है उसको नोट करने की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा भी रहता है, क्योंकि पहले भाग प्राकृतिक का माना गया, दूसरा कृत्रिम जिसमें विद्युत हो जाता है। अगर प्राकृतिक में देखोगे तो प्राकृतिक दो तरह से जो है इसको आगे डिवाइड किया गया है। एक है समापनशील यानी समाप्त होने वाला, एक है असमापनशील जो समाप्त नहीं होगा। इसमें एक्सस्टेबल कहेंगे और इनएक्सस्टेबल कहेंगे, ठीक है, यानी समाप्त हो जाने वाले वस्तु होगा और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला होगा। तो आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम जो होता है जल्दी समाप्त होने वाला पदार्थ में आता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सौर ऊर्जा, वायु, वर्षा, ज्वारीय ऊर्जा ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें बताया गया है दूसरा जो है, अगर समापनशील पदार्थों में आए तो इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स, एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है जो दोबारा ही पूर्ण हो जाए, यानी नवीकरणीय साधन, उपयोग के बाद दोबारा इसके जो है आपूर्ति हो सकती है, इसलिए वायु, जल, वन ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। कहते हैं अगर दूसरा देखा जाए अनवीकरणीय साधन तो ये हो जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है, और इसमें जो है कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, जैव प्रजातियाँ ये सारे कुछ है जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोबारा शायद मिलना आपके लिए संभव नहीं होगा। अब यही बात बताया गया है कि असमापनशील संसाधन, देखिए असमापनशील जो समाप्त नहीं होते हैं, ऐसे संसाधन जो मानव उपभोग तथा अन्य उपयोग द्वारा समाप्त नहीं किए जा सकते हैं जो समापनशील संसाधन कहलाते हैं। इसमें ऊर्जा स्रोत जैसे विकिरण, वायु शक्ति, जल शक्ति, ठीक है, जो है प्रवाही धाराएं और ज्वारीय ऊर्जा पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी, वायु, समुद्री जल आदि ये सारे चीज़ जो होते हैं असमापनशील संसाधन में आते हैं। दूसरा है समापनशील संसाधन जो कुछ समय इस्तेमाल करने के पश्चात वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे दूसरी तरफ ऐसे संसाधन जिनका मात्रा सीमित है और निरंतर उपयोग से जो है पूर्णता प्राप्त हो जाएंगे वो समाप्तशील संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी में कोयला और भंडार सीमित है और एक दिन हमारे उपयोग के लिए कोयला उपलब्ध नहीं होगा। और पेट्रोलियम दूसरा महत्वपूर्ण जो है समापनशील साधन है जिसको एक बार इस्तेमाल करने का दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात हमारा नवीकरणीय संसाधन। देखिए, नवीकरणीय का मतलब यही होता है उपयोग के बाद दोबारा आपूर्ति, ठीक है, यानी दोबारा आप इसका उपयोग कर सकते हो। कुछ है होने वाले संसाधन प्रयोग के पश्चात प्राकृतिक रूप से पुण्य जो है उत्पन्न हो जाते हैं और उन्हें जो है नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। उदाहरणतः जीवित प्राणी, जंतु एवं पादप दोनों कहते हैं जनन में सक्षम है और इस प्रकार जो है मात्र प्रयास या मरे गए जीवों का जो है संस्थान ग्रहण कर लेते हैं। यदि इन संसाधनों का उपयोग पुण्य जनन की दर से अधिक बढ़ता जाता है तो ये पुण्यता समाप्त भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए स्वच्छ जल की बात किया गया है यहाँ, उर्वरक मृदा और वन जो लकड़ी एवं अन्य उत्पाद प्रदान करने वाले होते हैं। कहते हैं इसमें वनस्पति एवं वन्य जीवन भी सम्मिलित है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन जो है जिसको मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें उपभोग के बाद पुण्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी इसको लाइफ में एक ही बार उपयोग करोगे उसके बाद दोबारा इसका उपयोग करने लायक ये रहेगा ही नहीं, यानी ये समाप्त हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, इनमें खनिज, तांबा, लोहा आदि और जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल आदि सब आते हैं। देखिए, तांबा, लोहा ये भी होता है कि इस्तेमाल करो तो जल्दी पूर्ति नहीं हो सकता। जीवाश्म ईंधन तो सबसे ही खतरनाक होता है, एक बार इस्तेमाल कर लो दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नष्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो है संकटमय वन जीवन, दुर्लभ पादप जंतु भी श्रेणी में आ चुके हैं। अभी देखोगे तो कई जीव जंतु जो है नष्ट हो गए हैं
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था गिद्ध। कहते हैं गिद्ध जो था पर्यावरण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कहीं भी कोई जीव जंतु मरता था उसकी मांस तक जो है वो खा जाया करती थी। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है, गिद्ध की प्रजाति खत्म हो गया है। कारण क्या है भाई? कारण यही है ना कि हम 4G 5G में आ चुके हैं, और 4-5G आपको पता ही होगा कि ये जो है पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए सबसे बड़ा घातक है। और मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि आने वाला समय में जब 5G लॉन्च होगा तो ये मनुष्य पे भी बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अगर आपको नहीं लगता है तो 5G आने तक आप वेट कर लीजिए, देखिए कि इंसानों की क्या दुर्दशा होती है, क्योंकि जो इसका रेडिएशन निकलता है वो बहुत ही खतरनाक होता है और इसका जो है ब्रेन पे ही इसका असर पड़ता है। ठीक है, जीव जंतु जो सूक्ष्म जीव थे, छोटे जीव थे, उनको तो 3G और 4G ने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब 5G अब जो हम एडवांस अब करने जा रहे हैं वो तो और भी घातक होगा, और वो घातक होगा इंसानों के ऊपर। और ये भविष्यवाणी नहीं है, सच्चाई है, जो होगा ही होगा, क्योंकि इंसान समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जितना हम रेडिएशन के साथ खेलेंगे वो रेडिएशन हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, साइंटिस्ट भी इस बात को जानते हैं भली भांति, लेकिन कहते हैं ना आपको तो बहुत तेज़ नेट की ज़रूरत है। खाना क्यों ज़रूरी है? खाने की ज़रूरत नहीं है इंसानों को, आज नेट खाने की आवश्यकता है। नेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, टेलीविज़न चाहिए, ये सारे चीज़ें चाहिए जो प्राकृतिक नुकसान के लिए अग्रसर बनाता है। लेकिन अगर देखिए दोस्तों, पहले भी ये सब चीज़ें होती थी, हम पहले भी जो है बात किया करते थे। अगर कहते हैं बात अगर साधारण तौर पे ही किया जाए तो क्या हो जाएगा, कोई अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। अब हम ये 5G के अगर ला रहे हैं तो इसका जो है दुष्प्रभाव भी देखने को पड़ेगा, और ये 100% होगा, क्योंकि ये मानव को इफेक्ट करेगा। ठीक है, आपने जो देख ही लिया, इसके सब के कारण क्या हुआ, जितने भी गिद्ध थे वो सारे नष्ट हो गए। और आज के समय देख लो, कहीं भी कोई जीव जंतु मरा हुआ रहता है, सड़ रहा होता है, गल रहा होता है, बदबू आ रहा होता है, हैजा फैल जाता है, लेकिन उसका विघटन नहीं हो पाता है। तो ये किस पे असर पड़ रहा है? इंसानों पे तो पड़ रहा है। कहते हैं जितना मर्जी आप अपने आप के आधुनिक युग में लेके चले जाओ, जितना मर्जी सभ्य हो जाओ, लेकिन कहते हैं ना जो पुरातन समय की चीज़ें थी वो बहुत जो है महत्वपूर्ण थी, अमूल्य थी। आपने कभी देखा होगा, कभी जो है आपको गूगल पे भी आता रहता है कि 500 के नोट, जो 200 के नोट जो पुराने टाइम के थे वो कितने महंगे हो जाते हैं। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, जो पुराने चीज़ के धरोहर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, उस समय के जो रूल रेगुलेशन थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आज जो है इंसान जो है अपनी आधुनिकता के चक्कर में उन सारे चीज़ों को नष्ट तहस नहस कर रहा है और अपने अस्तित्व को नष्ट कर रहा है। The next topic is conservation of the natural resource. There is a most important topic here. Consumption of the natural resource is increasing with the growing population, with the increasing of industrialization and urbanizations. We need to be conserve of natural resource, for their distractions will be also upset the ecological balance. And conservation is the proper management of natural resource to be prevent it is a explanations and destruction of degradations. The conservation is the sum total of activity which can drive to benefit from a natural resource, but at the same time prevent excessive use leading to the destruction and degradation. There is a need for the conservation of natural resource. Why do you need to the conservation of natural resource? There is a most important here question. And we know that our natural provide us with all our basic need, but we tend to the over exported. If we go to the exploiting of nature, there will be no more resource available in the future. So, there is in the urgent need to be conserved to nature for the following reason. Some of the need for the maintain ecological balance for the supporting of life. There is a most important thing here, and to preserve the different kind of species is a biodiversity. The species are most important. I have already discussed here, and to make the resource available to present and the future generation. The future generation, there is important resource available. There is more important, and to ensure to the survival of human race. That is the most important. दोस्तों यहाँ पर बात की गई है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की। देखिए, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जैसे जैसे मानव जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग भी बढ़ रहा है। कहते हैं आधुनिक मानव समाज में
बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण सभी संसाधन का जो है उपयोग बढ़ रहा है। यदि इनका उचित ढंग से उपयोग और प्रबंधन न किया गया तो फलस्वरूप अभाव उत्पन्न हो जाएंगे, जो पारिस्थितिक संतुलन को जो है अस्त व्यस्त कर देंगे। कहते हैं बहुत आपने देखा होगा कि भारत में भी सरकारों ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन इसका ज़मीनी हकीकत अगर आप देखोगे ना तो आपको रोडों के किनारे, ठीक है, रोडों के किनारे चले जाओ, कहीं जो है नदियों के किनारे चले जाओ, आपको स्वच्छ भारत नज़र ही नहीं आएगा। तो कारण क्या है? सरकार ने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया है, लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा है कि हमें कूड़ा करकट यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। सरकार क्या करेगा? हर जगह थोड़ी सरकार बैठा रहेगा या हर जगह आपको फाइन थोड़ी करता घूरेगा। ये तो आपके भी समझ होना चाहिए कि कूड़ा करकट जो कभी भी रखे तो जहाँ व्यवस्थित किया गया है, जहाँ पर सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, इंसानों के द्वारा नहीं। इंसान ने तो हर जगह कूड़े के ढेर बना दिया है। लेते हैं, गाड़ी पे चलते रहते हैं, कूड़ा फेंकते हैं और गाड़ी चलाते रहते हैं। तो यही तो हमारे समाज की बुराई है जो सही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती है ये प्राकृतिक के लिए विनाशकारी है और कहते हैं ना हर चीज़ सही होना चाहिए। अब देखिए कूड़ा करकट आप सोचते होंगे कि ये हमारे पर्यावरण को कैसे नुकसान करता है। दोस्तों ये पर्यावरण को नुकसान करता है। कूड़ा करकट किसी ज़मीन में अगर चला जाए तो आपको पता है वो बंजर हो जाती है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु है, उसमें चावल है, आटा है, तो आप जीव जंतु के पास हाथ तो नहीं है ना कि क्या करेगा, आप लिफाफे को खोल लेगा और खोल के उसमें से खा लेगा। ये तो नहीं है ना, हो सकता है संभव। तो वो क्या करती है, पूरा लिफाफा को ही मुंह में डाल के चबाने लग जाती है और सारे के सारे अंतरी में फंस जाती है, क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक पचाना किसी भी जीव जंतु के लिए संभव नहीं है। तो समझ सकते हो ना कितना नुकसानदायक है। कहते हैं ये आए दिन न्यूज़ में आती रहती है कि गायों से इतना कुंटल जो है कहते हैं प्लास्टिक निकाला गया, ये निकाला गया, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये कहाँ गलती है? क्या इंसान शिक्षित नहीं है? सरकार तो हमेशा कहती है कि हमारा एजुकेशन सबसे आगे है, लेकिन गलती एजुकेट लोग ही कर रहे हैं आज। अनपढ़ लोग तो चलिए वो अनपढ़ है, उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार है, मैंने देखा है गाड़ी से भी बंदे जो होते हैं कूड़ा बाहर फेंकते रहते हैं। तो वो कौन है? क्या वो अनपढ़ है? नहीं, वो शिक्षित हैं, समझदार हैं। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और समझदारी की बात यहाँ पर भी देखिए कि सरकार कहती है कि मैं तो सब कुछ व्यवस्था कर रखा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है। सही बात बोल रही हो सरकार। क्यों? क्योंकि जब भी वो किसी एरिया में दखल देती है, एंट्री करती है, वहाँ की सारी व्यवस्था सही हो जाती है। चाहे रोड हो, चाहे सड़कें हों, सारे साफ़ सुथरे कर दिए जाते हैं, पेंट कर दिए जाते हैं, जो नालियों को साफ़ कर दिया जाता है। क्यों? सरकार के लिए। और आम लोगों के लिए पता क्या करते हैं? छोड़ देते हैं 2 साल 3 साल, जब तक लोग परेशान हो के अपना सर न फोड़ने लग जाए तब तक सरकार उस पर कदम भी नहीं रखती है। जैसे क्लैंडी, मैंने बीए वाले बच्चों को पढ़ाया था, क्लैंडी सेम कंडीशन इंसानों की यहाँ पर है। जब इंदिरा गांधी गई थी तो वहाँ पर कहते हैं रेन बारिश की तरह आया था। क्लैंडी एक पोयम है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसानों को जो है शिक्षा दे सकती है। तो यही शिक्षा जरूरी है सभी इंसानों के लिए कि संरक्षण उन सभी गतिविधियों का एक समूह है जिसके द्वारा क्षति पहुँचाए बिना अनुकृत किए हुए प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया जा सकता है, लेकिन उसी समय उसका अत्यधिक दोहन किया गया तो वह विनाश अथवा अनवन बढ़ा देता है। कहते हैं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। कहते हैं हम जानते हैं कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति प्राकृतिक करती है, लेकिन हम इसके संसाधनों को जो है अति दोहन की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि हम इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करते रहेंगे तो भविष्य में कोई भी संसाधन शेष नहीं रहेगा। प्राकृतिक संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। कुछ आवश्यक इस प्रकार है, देखिए, जीवन के आधार प्रदान करने के लिए जो है प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव जाति का अस्तित्व सुनिश्चित करना भी जो है प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। मैं कहता हूँ जब भी मैं पढ़ता हूँ ना तो मुझे हैरानी होती है कि ज्ञान इतने इंपॉर्टेंट यहाँ छुपा हुआ है, इतनी साफ शब्दों में लिखा हुआ है किताबों में, लेकिन ये बड़े बड़े मंत्री लोग सब क्यों नहीं समझते हैं। कहते हैं अगर एक मंत्री फ्री कर रहा है तो दूसरा मंत्री फ्री करते हैं, लेकिन अगर उनका सरकार वहाँ पर ना हो तो वो क्या करते हैं, डंडा लेके रोडों पर बैठ जाते हैं कि आपने बिजली क्यों फ्री किया, आपने पानी क्यों फ्री किया। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने पार्टी को ये नहीं देख रहे होते हैं कि आपने क्या किया है, 5 किलो अनाज फ्री कर दिया लोगों के लिए, आपने क्या किया है लोगों के लिए, क्या किया है कि जो बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं
अरे बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, इनको काम चाहिए, क्योंकि कहते हैं खाली मन जो है शैतान का घर होता है। तो आप तो शैतान बनाने की कोशिश कर रहे हो सभी को। काम दो ना, जॉब दो, कम से कम काम रहेगा तो कम से कम वो अपने काम में संलग्न तो रहेंगे। आपके बेरोजगारी भत्ता, आपके जो आए दिन जो डिस्ट्रीब्यूट पैसे हो रहे होते हैं, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सब हम आम इंसानों से ही लिया जा रहा है। सरकार कभी पैसा नहीं पैदा करती है दोस्तों। सरकार कभी भी पत्थर तोड़ के आपके लिए कमाती नहीं है और आपके संसाधन नहीं जुटाती है। ये सब राजनीतिक खेल है। कहते हैं एक को अगर फ्री करता है दूसरा उसको जो है उंगली उठाता है, लेकिन खुद करता है तो दूसरे को उंगली नहीं उठाने देता है। तो ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। कहते हैं फ्री की वस्तु किसी के लिए भी कहते हैं न्याय उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, उसका दोहन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाता है और वो जो है संकटमय स्थिति में पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरकार को इसमें एनालाइज करने की आवश्यकता है, सोचने की भी आवश्यकता है कि फ्री हम ना करके हम सब चीज़ को व्यवस्थित करें और लोगों के लिए सुविधाजनक बनाएं। ठीक है, पानी आपको पता है अगर फ्री कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से कम मीटर तो ठीक करवा दो, मीटर की व्यवस्था सही से करवा दो कि हम जितना यूज़ करें उतना हम उसका कीमत दें। हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री लेके हम क्या करेंगे? फ्री लेके तो हम उसका कीमत हम भूल जाएंगे, भाई इसका कोई कीमत ही नहीं रहेगा। तो ये बातें समझना ज़रूरी है। ठीक है, फ्री में दिया हुआ कोई भी चीज़ अच्छा नहीं है। ये बात सबको समझना चाहिए और पढ़े लिखे होने के नाते ये आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई लालच दे और किसी प्रकार के फ्री की बात करे तो समझ जाइए कि उसमें जो है गलत भावना छुपी हुई है, सिर्फ अपना जो है वो मकसद पूरा करना चाहती है। There is a conservation of the natural resource and tradition of the India. The need for the conservation of the nature resource be felt by our is a predecessor, and that India is here traditional of respecting and the preserving a nature and natural resource. The natural resource we are conserved in the form of scaring growth, forest, and scattered to the pools and the poles and the lake and scared of species etc. And the rivers Gangas in our country there is a conservation of nature forest now from the time of Lord Ashoka. That is the most important here. And the square of forest are forest patch of different dimensions and dedicated by their tribals as there are two deities and the central spirit, and cutting down to tree hunting and other human interference where statics as a prohibited and this forest and these projects are biodisphere particularly in the peninsular and the central and the eastern India, and has a result in the protection of the large number of plant animals. Similarly, a several water bodies example is a Chesopolaris. The Chesopolari lake is a Sikkim was declared square people thus protecting aquatic flora and fauna. The word shoppings and the return plant like a banaya, people, tulsi etc. has a not only preserved them but also encouraged their plantation history recalls a numerous instant on where people have laid down their leaves and protected trees. And the recent of Chipko movement in India is one of the best example. And this movement was started by the woman is a Pessover village in the Goraswala is a Himalaya, and there is a stop it to the felling of trees by hanging them from to the lumber man arrived to the cut them. This is save about 12,000 is a square kilometer of the sensitive water catchment area. The similar movement also consumes some other part of the country. तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और भारतीय परंपरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं भारत में हमारे पूर्ववर्ती लोगों द्वारा जो है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को अनुभव किया गया। यह प्राकृतिक का आदर एवं प्राकृतिक साधनों के संरक्षण की प्रथा थी। कहते हैं हमारा देखिए हमारा पूर्वजों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पर यहाँ पर संरक्षण के लिए उपाय सोचा था। आपको पता है कि पुराने समय में पेड़ पौधों की पूजा की जाती थी, क्योंकि इसी से हमारा जीवन रूपी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि उन्होंने इस बात को जानते थे कि पेड़ पौधे के बिना इंसान के अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए वो प्राकृतिक संसाधन की प्रथाएं थी और उनको संरक्षण करने के लिए हर रूप में प्रयत्नशील थे। प्राकृतिक संसाधनों के पवित्र गुफाएं, वनों, पवित्र जलाशय और झीलें एवं पवित्र प्रजातियों आदि के रूप में संरक्षण भी किया जाता था। हमारे देश में सम्राट अशोक के समय से ही वन संरक्षण की प्रथा चली आ रही है। कहते हैं जनजातीय
द्वारा अनेक देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्माओं को विभिन्न आकार प्रकार के वन और वनखंड समर्पित किए जाते रहे हैं, जो कि हमारे पूर्वजों की सबसे इम्पोर्टेंट कार्य प्रणाली थी। इन वनों में पेड़ों को काटे जाने, शिकार, अन्य मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल ही निषेध था। ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि पेड़ पौधों को काटे ना जाना, उनमें शिकार ना करना। देखिए, इंसानों ने ऐसे बहुत चीज़ों का शिकार किया है जिनका अस्तित्व जो था संकटमय था। लेकिन कहते हैं कि भारत में क्या होता है, कोई घटना घट जाती है, उस पर एक केस लिख के रख दिया जाता है और ये केस जो होता है मरते दम तक चलता ही रहता है, कभी इसका फैसला आता ही नहीं है। तो वही तो तभी तो लोग जो होते हैं अपराधी वृत्ति के होते चले जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई अपराध कर लो तो इसकी सज़ा तो मुझे मिलना ही नहीं है, और मिलते मिलते तो बुढ़ापा आ जाती है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं कि पहले के समय में जो हुआ करता था, जो आदिवासी लोग होते थे प्रकृति की पूजा किया करते थे, और उनके पेड़ काटे जाने पर शिकार, अन्य मानवीय हस्तक्षेप को बिल्कुल ही निषेध माना जाता था, क्योंकि उसमें दूसरे जीव जंतु पल रहे होते हैं, उनका आश्रय होता है। लेकिन आज इंसानों ने क्या किया है, अपने लालच में आकर, ठीक है, प्रॉपर्टी को बेच दिया है, उसमें बिल्डिंग बना लिया है, घर बना लिया है, और जितने भी जीव जंतु थे वो सड़कों पे आ गए हैं। और आए दिन आप देखोगे सड़कों पर कोई ना कोई जीव जंतु जो होते हैं मरे पड़े होते हैं। कारण क्या है, भागम भाग दुनिया में इन जीव जंतु के अस्तित्व ही मिटता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके फलस्वरूप बहुत से पौधे एवं जंतु को संरक्षण हो सका। कहते हैं अगर देखा जाए तो जो पुराने समय के लोग थे, उन्होंने जब ये निषेध किया तो ये प्रथा विशेषकर प्रायद्वीपीय मध्य पूर्वी भारत में फैली गई, जिसके फलस्वरूप बहुत से पादप और जंतु का संरक्षण हुआ, और शायद हम लोगों ने थोड़ा सा उसका दर्शन भी कर पाए। लेकिन इसी प्रकार अनेकों जल निकाय और उदाहरणतः सिक्किम और खोचोपालारी झील को लोगों द्वारा पवित्र घोषित किए जाने के फलस्वरूप जलीय पादप और जंतु प्रजाति का संरक्षण हो सका, क्योंकि इन झीलों को पवित्र घोषित किया गया। देखिए, अगर खेचो वो पलारी झील को लिया जाए तो लोगों ने क्या किया, उसको पवित्र घोषित किया। अब पवित्र, आपको पता है कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात होती है, कोई पवित्र होता है तो उसको हम गलत नहीं करते हैं। हम तो आपको पता ही है कि कहीं पवित्र जगह होता है, गंगा होती है, कहीं भी होता है, तो हम अपने चप्पल जो है बाहर निकाल के ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम धार्मिक हैं। हमें पता है कि ये चीज़ों को जो है मात्र समान माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। कहते हैं इससे कम से कम उसकी संरक्षण तो हो जाती है, सुरक्षित तो रह जाती है, कम से कम पवित्र होने से रक्षा तो हो जाती है। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। कहते हैं पुराने समय में लोग पीपल को काटते भी नहीं थे ढंग से, क्योंकि उनको लगता था कि वो शराब का कारण बन जाएगा। लेकिन आज बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए पीपल के पेड़ को तो ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं जैसे कि कभी पवित्र थी ही नहीं। तो ये क्या कारण है, आप देख लेना, कहीं भी पीपल का पेड़ होगा और वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा होगा, फटाक से उसको उखाड़ के परे मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा पुराने समय में नहीं होता था। पीपल के पेड़ को हम जो है पूजनीय मानते थे, और ये सही में पूजनीय भी है, क्योंकि आपको पता है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन ही देती रहती है, जो कि बहुत काफ़ी इसका अच्छा गुण है, ठीक है। बाकी पेड़ पौधे जो होते हैं दिन के समय में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय में ऑक्सीजन ही लेते हैं, इन उल्टा प्रक्रिया होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता था। कहते हैं कि ये जलीय जीवन जंतुओं और प्राणी संरक्षण हो सका, और विशेष पौधे जैसे बरगद, पीपल, तुलसी आदि की पूजा किए जाने से इनके संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण की प्रोत्साहन भी मिला, और ये करना भी चाहिए। कहते बरगद, पीपल, तुलसी ये हमारे लिए औषधि समान भी है, और कई मायने में हमारे संरक्षण करने के लिए भी हमेशा तरपते रहती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि लोगों ने पेड़ की रक्षा करते हुए अपने प्राण तक त्याग दिए। देखिए, वो भी इंसान थे जो कि पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण तक भी त्याग दिए। लेकिन आज के मनुष्य है, आज के आधुनिक मनुष्य है, जो आज अपने अस्तित्व को जो है अपनी सहूलियत के लिए, अपने पैसे की लालच के लिए इन्हीं पेड़ पौधों को नष्ट करके अपने घर भर रही है, अपने जेब भर रही है। तो ये कहाँ इंसानियत मर चुका है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आज इंसानियत कहाँ चली गई है, तो ये समझने की बात है। देखिए, इसी पर एक एग्जाम्पल आपके समक्ष है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो ये भारत में एग्जाम्पल प्रस्तुत हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से आप लोग जानते हो। चिपको मोमेंट जो थी बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट थी, और ये आंदोलन हिमालय क्षेत्र में जो है गढ़वाल की जो है गोपोश्वर गांव की महिलाओं ने आरंभ किया था। देखिए, महिलाएं कितनी इंपॉर्टेंट कार्य किया था। इन महिलाओं ने क्या किया था, उन्होंने पेड़ों से चिपक कर इन्हें काटे जाने का रोका था, और इससे जो है
1000 वर्ग किलोमीटर के संवेदनशील जल प्रवाह क्षेत्र यानी वाटर कैचमेंट रीजन को बचाया जा सका। और इसी प्रकार के आंदोलन देश के कई भागों में भी देखने को मिला। कहते हैं ये औरतें कितने समझदार थी जिन्होंने अपने प्रांत की आहुति तक दे दिया पेड़ पौधों को संरक्षण के लिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आए दिन पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं अपनी लालच के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसको सरकार को जो है सख्त सख्त कानून बनाना चाहिए। और मैं सरकार को क्या कहूँ, कानून तो ऐसे भी है, कहते कानून अगर पैसे कमाना तो कानून 2 मिनट में आ जाती है। आपने देखा होगा कि कई सड़कों का या कोई घर के आसपास आप पेड़ पौधे काट दो तो फटाक से पुलिस आ जाती है, लेकिन वही कंस्ट्रक्शन जगह पे अगर पेड़ पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं कोई पुलिस वाला नहीं आता है। तो ये क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कानून है, क्या रूल है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कहते हैं कानून होता है कि किसी चीज़ को संरक्षण के लिए, अगर कानून में लिखा गया है कि पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए जब तक वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, तो उसको ऐसे कैसे काट देते हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे को तो ऐसे ही धराशायी कर देते हैं, कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसका। तो कहते हैं ना रूल रेगुलेशन सभी बने हुए हैं लेकिन इसका पालन कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ रूल रेगुलेशन क्या होता है, किताबों में एक्ट के रूप में सदैव विद्यमान रहती है, लेकिन इंसानों के लाइफ में इसमें कोई एक्ट नहीं है, कोई वो नहीं है। सिर्फ अच्छे बातें बोलने वाले, अच्छे बातें करने वाले लोगों के लिए सिर्फ जो है सरकार की तरफ से जेल का रास्ता ही होता है। तो ये सही नहीं है दोस्तों। ये आज एनालिसिस करने का समय है, सोचने का समय है कि हमारे जो है प्रकृति को हम कैसे बचाएं और कैसे इन साधनों का उपयोग करके, ठीक है, अच्छे से उपयोग करके हम संसाधन को बचा सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए चिपको आंदोलन को, तो ये जो महिलाएं थी कोई इतने अनपढ़ थी फिर भी उनको एहसास था, समझ था कि पेड़ पौधे उनके लिए कितना मान्य है और कितना इम्पोर्टेंट है। तभी वहाँ पर जो बड़े बड़े साहूकार थे, बड़े बड़े लोग थे, वो पेड़ काटने गए तो उन्होंने क्या किया, सभी के सभी जो औरतें थी पेड़ से चिपक गए और पेड़ काटने से मना कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका नाम तो चलो चिपको आंदोलन पड़ा, लेकिन कई औरतों की जो है इसमें जान चली गई। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ को, कहते हैं पुराने समय में पेड़ को भी जो है रक्षाबंधन की तरह लोग रक्षाबंधन मनाया करते थे। पेड़ में जो है राखियाँ बांधा करते थे क्योंकि उनको पता था कि ये उनके लिए जीवन रूपी अमृत तुल्य है। क्योंकि इसी से जो है प्राकृतिक स्वास्थ्य बना रहता है। कहते हैं जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, पेड़ पौधों को नहीं बचाओगे, चाहे आप विंड पावर लगा लो, चाहे आप एयर को साफ़ करने वाले मशीन लगा लो, या जितना मर्जी आप उपयोग कर लो, एयर साफ़ नहीं होगा। क्योंकि एयर साफ़ होता है सिर्फ पेड़ पौधों से ही होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेसिंग है। आपके हवा जो है शुद्ध करने वाला मशीन कभी भी इसको शुद्ध नहीं कर सकता। आप कितना शुद्ध कीजिएगा, कितने क्षेत्र में आप मशीन लगाइएगा, लेकिन वही अगर लोगों को जागरूक करते हो पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार को हमेशा सदैव पेड़ पौधे लगाने के लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉयल। Soil means the soil is a very important natural resource and the biotic component of their environment, and soil is a uppermost layer of the earth crust and will support the growth of plant. It is a complex mixture of the mineral particles formed from the rocks and the humus and organic material formed from the declining plant remain, and mineral salt, water, air, living organisms, and their large one like a earthworm and insect, and macroorganism like a bacteria and fungi, and there is here, and the humus means there are brown and the black organic substance consists of is a primarily of the walls, decaying vegetables or animal matter that provide nutrient for the plant and increasing the ability of the soil or return of water. That is the most important here. The soil is a both renewable as well as a non-renewable resource. The soil is a renewable resource it's a provide can be a maintaining with the fertilizer and the manure rich in the humus, and it is the soil has been to the removed from to the content placed to the erosions. It is a particle, it is a non-renewable because formation of the new soil from a take of 100 and 1000 of year. That is the most important here. And the soil erosions. The soil erosions is an illiterate mean to be wear away. You might have noticed that in a summer when winds blow, it will carry away sand and soil particles, and similarly flowing water removals as a some amount of soil along with it. This is a removal of top layer of soil by a winds
water is called soil erosion. And the top layers of soil contain to the humus there are mineral salt, which are the vital for the growth of plants, and thus erosion causing to the significant loss of humus and nutrients and decreasing the fertility of soil. The next is a causes of soil erosion. The causes of the soil erosion here, there are several causes of soil erosion here. The first is the natural causes and second is the anthropogenic causing, human generated causing. And the natural causing of the soil erosion here, the erosion of soil take place due to the effect of natural agent like winds and water, highly velocities winds over to lands and without vegetation is carried away from to loose topsoil, and similarly in the area with the known or very little vegetation and pouring to the raindrops carrying away to the soil. And the second is, there is a first is a natural causing of soil erosion. The erosion of the soil take place due to the effect of natural agent like a wind and water, and there are high velocity winds over lands and without vegetations and they carry away to loose to the soil, and similarly the area with no very little vegetation and pouring raindrop carry away to the soil. And the second is the anthropogenic causing of soil erosion. Besides the natural agent, there are some human activity which are cause of soil erosion. Let's know about them. The first is a deforestation. Deforestation is here if the forests are cut down for a timber or the forming a purpose and construction them to the soil is no longer protect from to the effect of the falling of rain. Consequently, a topsoil is washed away into the river and oceans. And secondly is a poor farming method. There is improvement of tillage of the failure to the replace humus after the successive crops and the warning the stable. There are short strips talk of grain or haze remaining on the field after harvesting of weeds and reduce the water holding capacity of the soil, and so the soil become dry and can be blow away of dust. And third is the overgrazing. The overgrazing is there are a flock of cattle, buffaloes and goat or sheep leave very little plant cover in the soil, and their holes as a make the soil dry and the soil can be blow away to the easily. That is the most important of overgrazing in the soil. तो यहाँ पर जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, जिसको सोयल भी कहते हैं। कहते हैं मिट्टी जो होती है पृथ्वी की पट्टी की शीर्ष परत है जो पादपों की वृद्धि को सहारा प्रदान करती है। यह आगे वर्णित अवयवों पर जटिल मिश्रण होती है। खनिज कण चट्टान द्वारा प्राप्त ह्यूमस जो है मृदा को पादपों के क्षय के कारण निर्मित कार्बनिक पदार्थ होती है। तीसरी बात आता है खनिज लवण और जल, वायु और जो है जीवित जंतु जैसे केचुआ, कीट जैसे बड़े प्राणी को जीवाणु का कवक जैसे सूक्ष्म जीव। कहते हैं ह्यूमस क्या होती है? कहते हैं ह्यूमस जो होती है पादप अथवा जंतु पादपों के आंशिक या पूर्ण रूप से क्षय के फलस्वरूप प्राप्त भूरा अथवा काली जो है कार्बनिक पदार्थ है जिससे पादपों को पोषण प्राप्त होते हैं, और जो है ये मृदा की जल धारणाओं की क्षमता में वृद्धि कर देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमस। अगर देखा जाए तो मृदा एक नवीकरणीय संसाधन के साथ साथ एक अनवीकरणीय संसाधन भी है, यानी अनवीकरणीय संसाधन भी है ये। इसका कारण ये है कि मृदा नवीकरणीय है क्योंकि इसकी जो उपयोगिता उर्वरक और खाद द्वारा बनाए रखी जा सकती है। यदि किसी विशेष स्थान की मृदा का अपरदन के कारण हस्तांतरण हो चुका हो तो वह व्यवहारिक रूप से अनवीकरणीय संसाधन के रूप में गिनती किया जाएगा, क्योंकि नवीनीकृत मृदा के निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि मिट्टी का निर्माण जो होता है चट्टानों से होती है। जब चट्टानों में जो होता है इसके लिए हवा, वायु, दाब और जो है वर्षा जो है उत्तरदायी होती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। अब यहाँ पर आता है मृदा अपरदन। देखिए अपरदन का शाब्दिक अर्थ होता है मिट जाना, यानी अपरदन हो जाना। आपने जो है ग्रीष्म ऋतु में ध्यान दिया होगा कि जब हवा बहती है तो रेत मृदा कणों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, क्योंकि ये सूख जाती है और सूखने की वजह से उड़ने लग जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसी प्रकार बहता पानी भी अपने साथ कुछ मृदाओं को बहा कर ले जाती है। मृदा के शीतल स्थल परत का हवा अथवा जल द्वारा हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। आप जानते हैं कि मृदा की शीतल परतों में ह्यूमस एवं खनिज लवण होते हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए अनिवार्य होते हैं। इस प्रकार अपरदन के काफ़ी मात्रा में ह्यूमस एवं पोषक तत्व की हानि हो जाती है और मृदा को जो है उर्वरकता कम हो जाती है। आगे जो है मृदा अपरदन के कारण। देखिए मृदा अपरदन क्यों होता है? कहते हैं अब हम मृदा अपरदन के कारणों का विवेचन करेंगे। इस प्रक्रिया के अनेक कारण होते हैं जिसमें शामिल है
प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण, मानव द्वारा उत्पन्न कारण। देखिए कहते हैं मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारण तो वही होते हैं कि इस श्रेणी का मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों से जैसे वायु जल के प्रभाव से होती है। वनस्पति रहित धरातल के ऊपर उच्च वेग से चलने वाली हवाओं के कारण मृदा की शिथिलता परत उड़ जाती है और इसी प्रकार वनस्पति रहित अथवा अल्प वनस्पति वाले धारणाओं में गिरने वाले वर्षा के बूंद अपने साथ मृदा को भी बाहर लेके चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी ढीली हो जाएगी तो हवा चलेगी तो ये मृदा अपरदन के कारण बनेगा। दूसरा बात होता है जब पानी की बूंद गिरेगी तो मिट्टी जो का ढीला होगा और अपने साथ जो है मिट्टी की जो है इम्पोर्टेंट उर्वरक क्षमता वाले जो मिट्टी होगी उसको बहा के ले जाएगी। कहते हैं कि अगर मृदा अपरदन के मानव जनित कारण देखा जाए तो प्राकृतिक कारणों के अलावा कुछ मानवीय क्रियाकलाप भी मृदा क्षरण का कारण बनते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यही आता है, सबसे पहला तो आता है वनों की कटाई। देखिए वन उन्मूलन यानी डिफोरेस्टेशन, यदि वनों में इमारती लकड़ी या खेती के जो है उद्देश्य के काट लिया जाता है तो वर्षा के प्रभाव के विरुद्ध मृदा संरक्षण नहीं रह पाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है स्थल यानी मृदा बहकर नदी में समुद्र में चली जाती है। तो ये जो होता है वन उन्मूलन का कारण बनता है। उसमें जो है ठूठ यानी स्टेपल, फसल कटाई के पश्चात खेतों में बची रहने वाली छोटे एवं सख्त जो है डंडन मृत्यु होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। उसके बाद है अपर्याप्त कृषि विधि, यानी अपर्याप्त कृषि विधि भी मानव द्वारा निर्मित होती है। कहते हैं अनुपयुक्त जुताई एवं उर्वरक फसलों के पश्चात ह्यूमस यानी खाद मृदा प्रतिस्थापन न किया जाने के कारण जो है अतिरिक्त ठूठे को जलाने वाले मृदा को जल धारक क्षमता का हर्ष हो जाता है। इसके कारण मृदा सूक्ष्म हो जाती है और धूल के रूप में जो है ऊंचाई जो है उड़ाई जा सकती है, यानी धूल के रूप में ये उड़ जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है और ये मृदा के लिए जो है अपरदन का कारण भी बनती है। तो हमें अपर्याप्त कृषि विधियाँ की वजह से भी ये जो है काफ़ी हानि पहुँचती है। और अंतिम कारण जो है अतिचारण। देखिए मवेशियों भैंसे और बकरियों भेड़ों को जो है झुंड मृदा के बहुत कम मात्रा में पौधों को छोड़ते हैं, इसे खुरों से मिट्टी शुष्क हो जाती है और आसानी से उड़ जा सकती है। यानी अधिक मात्रा में मवेशियों को जो है घास वाले क्षेत्र में ले जाने से क्या होता है उनके खुर की वजह से पैरों की वजह से क्या होता है मिट्टी की उभर जाती है और जब तेज़ हवाएँ चलती है तो ये उड़ जाती है। तो ये जो है अतिचारण की विधि के द्वारा भी जो है मिट्टी अपरदन का कारण बनती है। Our next topic is conservation of the soil. That is the most important area. The soil conservation means to the checking soil erosion and improving soil fertility by their adopting various methods. There is the most important method here, the maintenance of soil fertility. The fertility can be maintained by their adding a manure and fertilizer regularly as well as by the rotation of crop. And second is a control on grazing. The grazing should be allowed to only a specific area. And third is a reforestation. Reforestation is a planting of trees and vegetations of reduce soil erosions. And fourth is a tracing. The tracing is divided as a slope with the several flat field to be controlled a rapid run of water. It is a practice side of mostly in the hilly area. And the next is the counter plunging. The plunging at the right angle to be a slope allowed to the forward to trap water and check the soil erosion by rain water. देखिए दोस्तों यहाँ पर मृदा संरक्षण के बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। कहते हैं पिछले खंड में आपने मृदा अपरदन के अनेक कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। मृदा अपरदन के कारण इसके जो है उर्वरकता का ह्रास दिन प्रतिदिन होता ही जा रहा है। अंततः हमें मृदा अपरदन की आवश्यकता पड़ती है। मृदा संरक्षण का अवश्य जो है मृदा अपरदन का नियंत्रण और मृदा उर्वरक में उनकी विविधता द्वारा सुधार किए जाने की आवश्यकता है। हमें इनसे कुछ विधियों को विषय में जानकारी नीचे प्राप्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो यही आता है कि मृदा अपरदन का रख रखाव कैसे करें। कहते हैं खाद एवं उर्वरक में नियमित प्रयोग और फसलों के जो है क्रमबद्ध से जो मृदा अपरदन का अनुरक्षण किया जा सकता है। दूसरी बात यही आता है चराई पर नियंत्रण। अगर हम चराई पर नियंत्रण करें फिर भी जो है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। चराई केवल इसके लिए निर्धारित स्थानों पर ही कराने देना चाहिए और कृषि भूमि पर बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तीसरी बात आती है पुनः नवीकरण यानी जो है रिफोरेस्टेशन। कहते हैं वायु तथा जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को पादपों एवं वनस्पतियों को रोपण द्वारा रोका जा सकता है।
अगली बात जो है हमारा सीढ़ीदार खेती। देखिए ढाल को अनेक समतल खेतों के रूप में परिवर्तन द्वारा पानी की हवा की गति को कम किया जा सकता है। अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है। कहते हैं उसके बाद है समोच्च यानी कटुर जुताई यानी काउंटर जो है प्लंगिंग। कहते हैं ढलान के समकोण से हल चलाने पर जो है नालियों को पानी जो है अवरुद्ध करने का अवसर मिलता है और वर्षा के पानी से होने वाली मृदा अपरदन पर रोक लगाई जा सकती है। Our next topic is water, a prerequisite of resource. That is the most important topic here. The water is essential for the survival of all living organism, and it is the most important component of all life from or necessary from a sustaining life. The water also regulate the climate, generate and electricity, and also useful to agriculture and industries. About 97% of water on the earth is saline in the nature. The found in the sea and the oceans. The remaining 3% is the fresh water, most of which is the stored in the ice caps and glacier. And just about 0.36% is distributed in the lakes, rivers, ponds, etc. as a fresh water. Sea water is a support of marine life and contribute to be a production of fish, sea and food and several other commercially product. Iodine, agar, corals, pearls and etc. The fresh water is a need for the human for their is a personally used to drink, cleaning and sewage disposal. It is also used to other animals is a agriculture in the industries. Fresh water is a renewable resource as it is a continuously began to produce through there is a hydrological cycle is a evaporation, condensation and precipitation. As from lesson 24 in the water cycle. Here show the diagram of hydrological cycle there. Water, transpiration, respirations, there absorb the roots and the run of the rivers, evaporation, winds, cloud. There is the most important hydrological cycle here. जो यहाँ पर जो है पानी एक अमूल्य संसाधन है। देखिए कहते हैं तभी तो मुझे एक नया भाषण देने पे मजबूर होना पड़ता है। कहते हैं किताबों में बहुत अच्छी बातें यहाँ पर लिखी गई है कि पानी एक जो है मूल्यवान संसाधन है जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन जल का वर्णन करते हैं। आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं कि जल सभी जीव जंतु प्राणियों के लिए जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। कहते हैं ये सभी जीव और जैव प्रकारों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। एक तो है जल, एक है वायु। कहते हैं ये नेचर का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बहुमूल्य धरोहर है जो कि इंसानों को जीवन रहने के लिए और जीवित रहने के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है पाया जाता है। अगर ये ना रहे तो शायद इंसान का अस्तित्व ही मिट जाएगा। कहते हैं धरती पे जीवन संभव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जल और जो था आपका ऑक्सीजन था। अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में भी देखा जाए तो जो है जल कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलती है, तो इसमें कितना गहरा संबंध है। कहते हैं इससे जलवायु का जो निर्धारण होता है और जो है विद्युत उत्पादन भी होता है और ये कृषि व उद्योग के लिए भी काफ़ी मानने में उपयोगी सिद्ध होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है साधारण जल चक्र दिया गया है जिसको हाइड्रोलिक साइकिल भी कहते हैं। इसके विषय में हमने प्रीवियस चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था, पूरा इसके बारे में जाना था। फिर भी यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं बातें। आपको पता है कि सबसे पहले पानी जो होता है वर्षा बनती है, फिर बादल बनती है और जो क्या होता है फिर जो धरती पर वो वर्षा के फॉर्म में गिर जाती है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। लेकिन आपको पता है ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हम इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ करें तो इसमें जो है बहुत से अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। यानी जितना पोल्यूशन फैलेगा अर्थ पे उतना ही अम्लीय वर्षा होगा। और आप सोचते होंगे कि यह सदैव प्योर वाटर बन के ही धरती पे आएगा, तो ये गलतफहमी में हो, क्योंकि आज के समय में जो है एसिडिक रेन बहुत अधिक मात्रा में होने लग गई है। क्योंकि जो भी हम प्रदूषण फैलाते हैं सारे के सारे जो है वायु को जो है दूषित कर देता है। लेकिन यही जब बरसात रेन होती है तो एसिडिक रेन बन के आप तक ही पहुंचती है। तो कहते हैं ना जो आप बोओगे वही आप काटोगे। कहते हैं अगर जैसा करोगे वैसा ही फल मिलता है। वही सिस्टम यहाँ पर आ गया है कि हम अगर धुआं फैला देते हैं वातावरण में तो वो दोबारा रिटर्न होकर हमारे पास ही आता है, कहीं दूर नहीं जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है पर्यावरण संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। देखा जाए तो पृथ्वी पर 97% जो है जल लवण युक्त है। देखिए कितना अधिक भंडार है, 97% है। ठीक है,
कहते हैं जो समुद्री और महासागर में पाया जाता है शेष 3% अलवण जल है और जो अधिकतम हिम क्षेत्रों में ही हिम नदियों में पाया जाता है। और देखिए सबसे हैरान करने वाली बात यहाँ पर है कि 0.36% झीलें, नदियाँ और तालाब आदि में वितरित है। और आपको पता होगा, यह जान के हैरानी होगी कि 0.02% वाटर ही है जो पीने योग्य है। अब देखिए 97% वाटर होने के नाते अब पीने के लिए कितना है, यानी सागर में से अगर देखा जाए तो अगर 1 बाल्टी पानी लेते हो तो उसमें से सिर्फ 1 बूंद ही आपके लिए पीने योग्य होगा, मतलब सारा पानी जो है दूषित होगा। तो ये बहुत बड़ी हैरान करने वाली सवाल है और परेशान करने वाली बात यहाँ पर आती है, जो आने वाला फ्यूचर में जो हमारे आने वाला पीढ़ी है उनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। टीवी में भी बहुत समय पहले प्रचार आता था कि पहले के समय में जो था कैसे कैसे समय बदलेगा। पहले 20 रुपये का मिलता था पानी की बोतल, फिर मिला 50 रुपये का, और फिर आपका 200 का, और फिर तो आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, जो है लॉकर में बंद करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो हो सकता है ऐसा हो भी जाए, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पानी के बिना आप रह नहीं सकते जीवित। पानी नहीं तो हम नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, पानी को दूषित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लग गए हैं। तो दोस्तों समझना पड़ेगा आपको कि पानी जो है बहुमूल्य वस्तु है। समुद्री जल समुद्री जीवन का आधार है और मत्स्य समुद्री खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अन्य व्यापारिक उत्पाद जैसे आयोडीन, अगार, ठीक है, मिंगा, मोती आदि के लिए भी उपयोगी है। मानव को पीने और सफाई और जल के बहाव के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे सारे दिनचर्या हो पानी से ही शुरू होता है। और इवन आपको पता ही होगा कि इसी में जो है बहुत से जीव जंतु पानी के अंदर रह के ही हमें फूड प्रदान करते हैं, चाहे मछलियाँ हो, चाहे जो भी मर्जी जीव जंतु हो, ठीक है। सारे के सारे जो हमें सी फूड मिलते हैं वो पानी के द्वारा ही और पानी में रहने वाला ही जीव जंतु से प्राप्त होती है। लेकिन आपको पता है कि सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि ये चीज़ें जो होती है आने वाला समय में ख़त्म होती चली जा रही है। तो आप समझ सकते हो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जो है पानी को दूषित हो जाने की वजह से सारे जितने भी इंडस्ट्री के पानी होते हैं, केमिकल होते हैं, सब सागरों, समुद्रों और नदियों में फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी उसमें जीव जंतु रहते हैं सब के सब आपको मरे हुए नज़र आते हैं। टीवीओं में कई बार मैंने न्यूज़ भी देखा है कि इस क्षेत्र में जितनी मछलियाँ थी मर गई। साइंटिस्ट जो है रिसर्च करने पर लगे हुए हैं, साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च करने पे ही लगे रहेंगे, लेकिन आम आदमी से भी पूछ लो तो वो क्लियर बता देगा कि यहाँ से जो है केमिकल के फैक्ट्री से जो गंदे पानी आ रहे हैं जिसकी वजह से यार एसिडिक रेन हुआ है, जिसकी वजह से सारे मछलियाँ मर गई है। तो साइंटिस्ट तो सिर्फ करते रहेंगे, सरकार सिर्फ इसका कॉपी बनाती रहेगी, लेकिन वास्तविकता को कभी भी नहीं समझ पाएगी। कहते हैं अगर देखा जाए तो अन्य पशुओं द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही कृषि एवं औद्योगिक उद्देश्य के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल जो है नवीकरणीय साधन है, क्योंकि यह जल चक्र वशीकरण, संशोधन और अवक्षेपण द्वारा सतत रूप से प्राप्त हो जाती है, जिसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आगे का टॉपिक जो है डिग्रेडेशन यानी जल का अवनमन, देखते हैं क्या है। The next topic is degradation of water. The degradation of water is the most important here. With the increasing of population and industrial growth, water began to degrade day by day. The main reason for the degradation of water are to meet the need of increasing of population and surface water, water from a pond, as a lake, river, etc., and is the ground's water is a overdrive in the depthing of volume of water, and sewage waste water from the domestic and municipal use of makes a fresh water unfit from use for human being and the animals. The wastewater from all industry flow down into the surface water bodies and groundwater bodies as they get polluted. The next is the 4th point here. Agriculture waste containing a manure, fertilizer and pesticides enter the water bodies and degrade to the quantity of water. And the continued degradation of groundwater level along a coastal region, often causing the movement of the saline sea water into fresh water well, thus and polluting their water quality. That is the most important here. Our next topic is conservation of water. That is the most important topic here. Conservation and management of water are essentially for the survival of mankind, plant and animals. This can be achieved adopting the following method. The first is growing vegetation in the catchment area, and which will be hold water in a soil and allow it to be percolate
into the deeper layers of contribute for formation of groundwater. And the next is the constructing of dams and the reserves to regulate a supply of water to the field as well as to be enable to generation and hydroelectricity. And the third is the point here, sewage. Sewage should be a treat and only the clear water should be released into the rivers. And the next is the industrial waste. There should be a treatment to prevent a chemical and thermal pollution of fresh water. The next is a judicious use of water is our day-to-day life, and the rainwater harvesting should be done by the storing rainwater and recharging groundwater. तो यहाँ पर बताया गया जल का अवनयन। देखिए डिग्रेडेशन होता है, इसका मतलब कहते हैं पृथ्वी की सतह पर जल की जो गुणवत्ता व मात्रा में हर्ष को जल का जो है अवनयन कहलाता है या डिग्रेडेशन कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि एवं प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप जल की दिन प्रतिदिन अवक्रमण होता जा रहा है, यानी ये दूषित होती चली जा रही है। जल के अवक्रमण के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए द्राव्य जल, तालाब, झील व नदियाँ से प्राप्त जल, भूमिगत जल के जो अति दोहन ओवरड्राफ्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं जल मल अर्थात घरेलू और नगर पालिका द्वारा उद्योग प्रयोग के पश्चात बहाया गया गंदा पानी मानव एवं पशुओं द्वारा उपयोग योग्य नहीं रह जाता है। सभी औद्योगिक इकाई में निकास गंदा जल, द्राव्य जल और निकाय भूमिगत जल निकाय को प्रदूषित करता चला जा रहा है। कहते हैं अगर देखा जाए कृषि अवशिष्ट जिसमें खाद, उर्वरक और कीटनाशक भी सम्मिलित है, जल निकाय में प्रवेश कर जल की गुणवत्ता को ह्रास कर देता है। और समुद्री देखिए यहाँ के समुद्री क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के लगातार जो है गिरने से स्वच्छ पानी के जो है कुएं में समुद्री पानी की प्रवेश कर जाता है, इससे जल की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है बताई गई है। आपको क्या लगता है कि आपने घर में फ़िल्टर लगवा रखा है, एक्वागार्ड लगवा रखा है और फिल्टर यानी कितने तरह के जो है आपने फ़िल्टरों का इस्तेमाल किया हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि वो शुद्ध पानी आपको दे रहे हैं? क्या वो प्योर वाटर आपको बना के देते हैं? दोस्तों जब कहते हैं जब इसका आधार ही पानी का गंदा हो चुका है तो आप तक शुद्ध पानी कैसे पहुंचेगा? कितने कीटाणु को आप मारते रहोगे, कितने कुछ को मारते रहोगे? क्या हर समय आपको फ़िल्टर ही यूज़ करते रहोगे? कहते हैं ये तो सिर्फ एक साधन है अपने माइंड को जो है कंफ्यूज करने का कि हम शुद्ध वाटर पी रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल शुद्ध होता है उसकी बात ही कुछ और होता है। कहते हैं आज जो है जितने भी हम खाद, उर्वरक, इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं सभी के सभी जो है धरती के अंदर ही यानी ग्राउंड वाटर में ही प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आपकी ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रही है और आप जितना मर्जी पानी को प्योर करके पी लो वो गंदा ही फॉर्म में रहता है, क्योंकि जो चीज़ गंदा हो चुका होता है उसको क्लीन करना संभव नहीं होता है। अगर इसको शुद्ध करना है तो हमारे जो है दिनचर्या के कार्य को सुधारने की ज़रूरत है। हमें जो पोल्यूशन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री पोल्यूशन है, उसमें कई रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पर मैंने बात किया है रूल रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद मुझे भी इस बात की समझ नहीं है कि सरकार ने न जाने कितने प्रकार के रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन कहते हैं उस पर अमल होता ही नहीं है। जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं तो बड़े इंस्ट्रक्शन के साथ रूल रेगुलेशन लागू कर देते हैं और बड़ी हिदायत देने लग जाते हैं और पैसे जो है कंपनियों से अच्छे से वसूलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उनका मकसद कंप्लीट हो जाता है, कंपनियां अपने धड़ल्ले से पानी को दूषित कर रही होती है, तरह तरह के केमिकल जो है पानी में बहा रही होती है और सरकार आंख बंद करके चुपचाप देख रही होती है। आपने देखा हुआ कई क्षेत्र होंगे जहाँ पर बस्तियाँ बसी हुई है, कहते हैं वहाँ पर पानी शुद्ध पीने के लिए है नहीं, और कई क्षेत्र में तो पानी की समस्या ही अधिक है। कहते हैं उनके नलों तक भी पानी नहीं पहुंच रही है, जबकि सरकार ये कहती है कि हम घर घर नल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। अरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि हम पानी को शुद्ध कैसे रखें, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। कहते हैं पानी तो व्यक्ति पी ही लेंगे, धरती से निकाल ही लेंगे, लेकिन शुद्ध पानी रहेगा तब ना। आप कितने फ़िल्टर लगवाओगे, कितने आप मशीनों का उपयोग करोगे? क्या मशीन केमिकल यूज़ नहीं करेगा? क्या मशीन चलेगा तो उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलेगा? ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मशीन भी जो है केमिकल और इसी चीज़ों से चलता है। तो ये बहुत गंभीर बात है। कहते हैं आज मशीनों की जगह पर पानी को अगर नेचुरल रूप में शुद्ध करने की विचार किया जाए और इस पर उपाय किया जाए तो शायद कहते हैं जग कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं आज मनुष्य ने क्या किया है, खाद, उर्वरक, कीटनाशक की जो है उपयोग करके सारे पानी को दूषित कर दिया है। अब आप ये सोचिएगा कि जो है आपका कीटनाशक, उर्वरक, खाद पानी को दूषित कैसे करते हैं। दोस्तों ये सिंपल सी बात है, अगर आप खेतों में जो है खादों के रूप में या कीटनाशक के रूप में पौधों पर छिड़कते हो
तो पौधा जो है ये सारे जो खा नहीं जाती है या पी नहीं जाती है। ये आपको क्या होता है, अगर रेन हो रहा है, चाहे आपका क्या कहते हैं, अगर आप पानी ने आपने दिया है खेतों में, तो ये जो होता है पानियों के साथ खेत में जो अब्जॉर्ब कर लेती है सारी फर्टिलाइजेशन को, और ये कहाँ चला जाता है, आपका ग्राउंड वाटर। कहते हैं ग्राउंड वाटर इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत था, लेकिन आज हम ग्राउंड वाटर को भी दूषित कर दिए हैं ये खाद, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग करके। तो कई हद तक जनसंख्या भी इसका उत्तरदायी है, लेकिन सबसे बड़ी उत्तरदायी जो होती है ये बड़े बड़े फैक्ट्री सब जो होती है केमिकल से बन रही होती है। कहते हैं आज उनको भी बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि उनसे न जाने कितने तरह के मेडिसिन, कितने तरह की दवाइयाँ, कितने तरह के हमारे लिए सुख सुविधाएं बन रही होती हैं, और हम इसको आए दिन धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आप उसके बिना भी आप लोगों के जीवन संभव नहीं है। तो दोस्तों कैसा संभव होगा कि हम जो पानी पिए वो दूषित ना हो, शायद संभव ही नहीं है। कहते हैं पानी दूषित के बाद दूर की बात है, आज जो है इंसानों के समक्ष पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न खड़ी हो गई है। आज जहाँ भी देखोगे बड़े बड़े टैंकर लगे होते हैं और बंदे जो है मारपीट कर रहे होते हैं पानी के लिए। तो समझिए आने वाला समय कितना दुखदायक होगा, जबकि आपको पता है कि 97% हमारे धरती पर वाटर का ही है। अगर ऐसे सिंपली देखा जाए, जैसे 75% वाटर का हमारे बॉडी में होता है, उसी प्रकार 75% जो होता है पृथ्वी में भी वाटर का सोर्स है। लेकिन कहते हैं 0.02% वाटर जो है पीने लायक है, जो कि बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। कहते हैं आने वाला समय में हमारा देश भी विदेशों की तरह ही जो है वाइन्स और जो है सेंसमेंट पे जो है इस पे जो है मादक पदार्थों पे ही जीवित रहना सीख लेगी, जो कि संभव नहीं है। और ना जाने ये दिन आने में कोई दूर की बात नहीं है। कहते हैं अभी हम कल्पना कर रहे हैं, लेकिन ये दिन बहुत दूर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम जिस प्रकार जो है पानियों को दूषित कर रहे हैं ये जग कल्याण के लिए और इंसानों के जीवन के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। अब देखिए यही बात आगे यहाँ पर भी बताने की कोशिश किया कि जल संरक्षण हम करें कैसे, क्या उपाय करें। तो वही बात आएगा घिसा पीटा। जैसे आपको पता ही होगा कि मानव जाति पादप जानवरों का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण प्रबंधन आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि मानव जाति और पादपों और जानवरों को अस्तित्व बनाए रखने के लिए जल का जो है संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं ये हमारी जीवन में तो दिखता ही नहीं है। जल ग्रहण और अपवाद क्षेत्र यानी इसमें कैचमेंट एरिया में वनस्पति उगाकर, देखिए उन क्षेत्र में जल को मृदा द्वारा आवर्त किया जा सकता है और फिर इसे गहन परतों में रिसने का अब जो है अवसर प्रदान करके भूमि का जल के निर्माण में सहयोगी बना सकते हैं। बांधों एवं जल इकाइयों का निर्माण करके खेतों में जल आपूर्ति के नियमित किया जा सकता है और जल विद्युत का जो है उत्पादन भी किया जा सकता है, जो कि हो भी रहा है। बहुत से बांध भी बनाए गए हैं और बाद में जो है इसको वाटर का सप्लाई में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और खेतों की सिंचाई में भी किया जा रहा है। फिर भी हमारा जो है जल की संकट बनी ही रहती है। कहते हैं मल जल गंदे पानी को भी जो है अभिक्रिया किए जाने के पश्चात उसे नदियों में छोड़ दिया जाना चाहिए। या देखिए मल और जल गंदे पानी को अभिक्रिया किए जाने के पश्चात ही उसे नदी में छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहते हैं उसमें भी दूषित पदार्थों की मात्रा खत्म नहीं होगी। आगे चौथी पॉइंट यही कहा गया है औद्योगिक बहिर्स्रोतों की जो है उपचारित यानी ट्रीटमेंट करके स्वच्छ जल को रासायनिक और उसमें प्रदूषण को रोका जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि औद्योगिक में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उत्पन्न उनको ट्रीटेड करके जो आपस फेंक देना चाहिए या छोड़ना चाहिए। लेकिन इतना कौन कॉस्टली करेगा। आजकल हर कोई व्यक्ति जो है मुनाफा के पीछे पड़ा हुआ है। उनको पैसे की मुनाफा जो दिखती है तो वो क्या करते हैं, वो क्यों ट्रीटमेंट करेंगे और क्यों गंदे वाटर को अलग करेंगे। ऐसा संभव ही नहीं होता। कहीं भी चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप चले जाओ, उसके बाद दैनिक जीवन में जल का विकास जो है विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। अब मैं यही बात फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ कि लोग विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं विवेकपूर्ण तब इस्तेमाल करते हैं जब पानी का कीमत पता चलता, लेकिन पानी तो आज फ्री में मिल रही है, हर एक राज्य में मिलने लग गई है। तो कहाँ पानी की कीमत कोई समझेगा, विवेकपूर्ण कहाँ इस्तेमाल करेगा। आप अगर आपके समक्ष अगर आप देखोगे कोई चीज़ अधिक मात्रा में घर में ले आओ, मान लो आलू आप बहुत मात्रा में ले आते हो, तो क्या होगा, आधा लोग बनाएंगे, आधा आप फेंकते चले जाएंगे। हल्का भी गंदगी दिखेगा फेंक देंगे उठा के। तो वही पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। आज लोग विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज पानी की संरक्षण की जगह पर क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जब पानी किल्लतें होंगी तब शायद उनको एहसास होगा। और मेरा तो विश्वास है कि आने वाला समय में पानी की किल्लतें बनी रहेगी और इंसानों के लिए पानी स्वच्छ जल प्राप्त करना संभव नहीं होगा। तो जो कि आने वाला समय ये दिखाई देगा
ठीक है। उसके बाद वर्षा के पानी का समुचित उपयोग करने के लिए जल का संग्रह एवं भूमिगत जल का पुण्य भरण किया जाना चाहिए। अब देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहित करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन आप उस जल को आप इकट्ठा करोगे जिसमें एसिडिक रेन होगा तो वो कहाँ तक उपयोगी होगा? या तो पौधे के लिए भी उपयोगी नहीं होगा और ना हमारे लिए उपयोगी होगा, क्योंकि आपको पता है कि आज बारिश की जितने भी रेन होती है सब में एसिडिक रेन होती है। और एसिडिक रेन का कारण क्या बना हुआ है? हमारे जो है आए दिन गाड़ी पोल्यूशन फैल रही है जिसकी वजह से एसिडिक रेन पैदा हो रहा है। तो पानी भी आज इकट्ठा करे तो वो भी तो पानी दूषित ही पानी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है इंसानों के लिए।